तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, नाम है जिसका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो पहले ही एटम्स और मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है यही समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री के हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो मैटर होता है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं जिससे मैटर बना होता है वही पार्टिकल्स होते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यानी कि हम कह सकते हैं एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स विच हैज़ मास एंड वॉल्यूम इज़ कॉल्ड मैटर। हर चीज़ जिसमें मास और वॉल्यूम होता है उसे हम मैटर कहते हैं, और मैटर बना होता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से। ठीक है, अब समझते हैं कि एटम्स मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है। ये भी तो पता होना चाहिए, दो दो चीज़ें कह रहे हैं। तो इसके लिए हम लेते हैं मैटर की प्योर फॉर्म का एग्जांपल। अब मैटर जो होता है कि जो प्योर फॉर्म होती है, या तो सबसे बेसिक फॉर्म एलिमेंट होती है, या फिर जब एलिमेंट रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है सेकंड चैप्टर में केमिस्ट्री के। तो एलिमेंट जैसे कि हम लेते हैं एक एग्जांपल आयरन। सिंबल है आयरन का Fe। ये एक मेटल है। ठीक है, तो जो आयरन होगा, जैसे आयरन का आपके पास एक ये ब्लॉक है, एक पीस है आयरन का। अब इसे हम ब्रेक करते हैं स्मॉलर स्मॉलर पार्ट में। ठीक है, तोड़ते जाते हैं फिज़िकली। यानी कि हम किसी चीज़ से अगर इसे तोड़े तो फिज़िकली तो पॉसिबल नहीं है कि इसको हम कुछ छोटा करने के बाद और ज़्यादा छोटा कर पाएँ। लेकिन यहाँ पे आप अज्यूम ही करोगे कि एज्यूम कर लो कि हम इसे ब्रेक करते जाए, हमें बहुत ब्रेक करते करते एक ऐसी स्टेज आएगी जब हमें इतने छोटे पार्टिकल मिलेंगे, ब्रेक करते करते जब हमें इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिल जाएगा आयरन का, स्मॉलेस्ट यानी उससे छोटा ना हो। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिल जाएगा हमें आयरन का, जो शो करेगा विच शो all the properties, all chemical properties of iron। वो आयरन की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा वो सबसे छोटा पार्टिकल की। तो वो जो छोटा पार्टिकल है जो आयरन की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही कहलाता है एटम। किसका एटम? ऑब्वियसली आयरन का एटम होगा वो। तो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा आयरन का एटम। ठीक है, किसका एटम होगा वो? आयरन का। तो हम कह सकते हैं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो उसी मैटर की सारी प्रॉपर्टी शो करता है, जैसे यहाँ पे हमने आयरन लिया था, तो वो उसका एटम कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे कि आयरन का जो ये पीस था, इसको हम मान लो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ड्रॉ करें, तो हम ऐसे कहते हैं ना कि ये जो भी सॉलिड होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, ऐसे कहते हैं हम। और उनके पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, वो लगातार मूव करते रहते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। तो ये जो जितने भी छोटे छोटे हम यहाँ पे डॉट दिखा रहे हैं, एक तरह से ये है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल आयरन के। लिख देते हैं, ये है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ आयरन, जो सारी प्रॉपर्टी शो करेगा आयरन की, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? एटम्स।
तो ये आयरन के एटम्स हैं, ये जितने भी हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा होंगे, उनको तो हम इस तरह से शो भी नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। अगर हम उनका जो साइज़ का अगर हम थोड़ा रफ सा एस्टिमेट करें तो वो होता है कि आप 1 मीटर के आप लगभग 100 करोड़ टुकड़े कर दो, तो जो एक छोटा टुकड़ा होगा वो हम अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं कि वो एक एटम का साइज़ होगा, ठीक है। तो 1 मीटर को डिवाइड करें हम 100 करोड़ टाइम्स, यानी कि ये इतना, कितना लगभग 10⁻⁹ इतना ब्रेक कर दे इतने पार्ट्स में, तो वो जो एक पार्ट होगा वो लगभग किसके बराबर होगा, एक एटम के। तो जब इतना छोटा पार्ट होता है 1 मीटर का, उसे हम नैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? नैनोमीटर या एनएम, ठीक है। और 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? 10⁹ नैनोमीटर, यानी कि अप्रोक्सीमेटली अबाउट इतना साइज़ लिया जाता है एक एटम का जिसको हम नेकेड आइज से या जो सिंपल से माइक्रोस्कोप है उनसे नहीं देख सकते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ज़रूर इनको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एटम की बात, ठीक है। अब जैसे एक पॉइंट और समझा देता हूँ, ये मैंने बताया था केमिकल प्रॉपर्टी वाला बात। तो जैसे कि आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन गैस के साथ, और क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड। तो ये पूरा आयरन का जो ब्लॉक है, पीस है, ये भी ये करेगा, और इसका एक सिंगल जो एटम है वो भी ये प्रॉपर्टी शो करेगा। यही कह रहे थे हम कि वो सारी प्रॉपर्टी शो करता है, जो ये पूरा ब्लॉक शो करेगा उसका एक ये सिंगल एटम भी शो करेगा वो प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं किसकी? मॉलिक्यूल की। ये सिंपल है, एटम जब कंबाइन होते हैं, एटम्स एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। यानी कि मॉलिक्यूल क्या हो गया? मॉलिक्यूल एक तरह से दो या दो से ज़्यादा एटम का केमिकल बॉन्डिंग है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल is a group of 2 or more atoms which are chemically bonded, जो एक दूसरे से केमिकली जुड़े हुए हैं, केमिकली बॉन्डेड, तो उसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। इसका अब देखो अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो हाइड्रोजन के हमारे पास 2 एटम और एक ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। तो जब ये इस तरह से बॉन्ड बना देते हैं, एक ऑक्सीजन का एटम 2 हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ जाता है, ये लाइन जो हम है ये बॉन्ड की लाइन होती है, ये ऑक्सीजन का एटम ये 2 हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ गया, तो ये जो लाइन है इसी को हम बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड क्या है? फोर्स है, फोर्स, वो फोर्स जिससे ये दोनों एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये भी क्या है? बॉन्ड, यानी फोर्स, वो फोर्स जिससे दोनों एटम जुड़े हुए हैं। तो ये ग्रुप बन गया ना। अब इसे हम सेपरेटली नहीं देख सकते कि ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। अब ये ग्रुप बन गया है, कितने एटम का ग्रुप? 3 एटम का ग्रुप, और इसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं? दिस ग्रुप ऑफ एटम्स, कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स, इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। इसी को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल, जिसमें जो एटम्स है वो केमिकली बॉन्डेड होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ एक फोर्स से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और आपको पता है ये H2O है, H2O क्या होता है? वाटर। तो ये एक्चुअल में हम कौन सा मॉलिक्यूल दिखा रहे हैं? वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल है।
यानी कि एटम तो हो गया आपका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। इसको और फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, अगर हम करेंगे, अगर उसे डिवाइड करेंगे तब वो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो नहीं करता, ठीक है। और मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जब एटम्स, दो या दो से ज़्यादा एटम एक दूसरे के साथ केमिकली जुड़ जाए तो उससे एक ग्रुप बनता है एटम का। उस ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं, इस झुंड को हम क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ एटम को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। क्योंकि अब ये एक दूसरे के साथ सेपरेट नहीं है, जुड़े हुए, जहाँ ये जाएगा वहाँ ये दोनों भी जाएंगे, जहाँ ये मूव करेगा वहाँ ये मूव करेंगे, एक ग्रुप की तरह ये मूव करेंगे, इधर उधर जहाँ भी जाएंगे। तो अब ये ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं। इससे हम अब ऐसे ऐसे नहीं कह सकते कि ये अलग अलग एटम है, इंडिपेंडेंट है। अब ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, जुड़े हुए हैं, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये है मॉलिक्यूल, किसका, वाटर का मॉलिक्यूल है। तो इस तरह से हम समझ पाए कि एटम और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स जिससे मैटर बना होता है, ठीक है। इससे मैटर बना होता है, हर मैटर ही एटम और मॉलिक्यूल से बना होता है। एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और जो मॉलिक्यूल है, बताओ मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल है ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स, दो या दो से ज़्यादा एटम, ठीक है। तो अब हम बात करें कि इससे आगे अब हमने क्या पढ़ना है। इससे आगे हम पढ़ेंगे पहले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आपके इस चैप्टर की इस पॉइंट के बाद शुरुआत होती है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। तो हम केमिकल कॉम्बिनेशन के यहाँ पे दो लॉज पढ़ते हैं, आपकी बुक में जो दे रखे हैं, 2। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और दूसरा जो लॉ है पढ़ेंगे हम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इन दोनों लॉज को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है, द मास is neither created nor destroyed in a chemical reaction। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है कि मास ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है एक केमिकल रिएक्शन में। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं केमिकल रिएक्शन का। हाइड्रोजन जब कंबाइन होता है, यानी कि रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, तो वाटर फॉर्म होता है। तो क्या फॉर्म होता है, वाटर। तो ये एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। इस रिएक्शन में हमने
हाइड्रोजन 2 ग्राम लिया मास, ऑक्सीजन 16 ग्राम लिया, तो हम देखेंगे कि जो वाटर है वो कितना बनेगा, 2 + 16 18 ग्राम। यानी कि ये एरो आपको बता रहा है कि रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड कर रही है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि रिएक्शन से पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो सब्सटेंस हैं, एक 2 ग्राम है और एक 16 ग्राम है। अब आपसे पूछा जाए, बताओ कि रिएक्शन से पहले जितने भी सब्सटेंस इस रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन्वॉल्व हैं, उनका टोटल मास कितना है। तो आप देखोगे कितना है, 2 + 16 18। क्लियर। रिएक्शन हो जाने के बाद जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ यहाँ पे, यानी कि वाटर, उसका मास कितना है, 18 ग्राम। ठीक है। तो अब ये बताओ, रिएक्शन से पहले अलग सब्सटेंस थे, रिएक्शन के बाद अलग सब्सटेंस। यही रिएक्शन का मतलब होता है, जहाँ पे केमिकल्स रिएक्ट करते हैं या ब्रेक डाउन होते हैं या कंबाइन करते हैं और उससे नए केमिकल बनते हैं। तो एरो के इस साइड और इस साइड तो कभी सेम एलिमेंट, सभी सेम कंपाउंड या सेम सब्सटेंस हो ही नहीं सकते, अलग अलग होंगे। केमिकल रिएक्शन का ही मतलब है कि नए केमिकल का बन जाना, केमिकल चेंज जिसे कहते हैं हम, केमिकल चेंज हो गया। लेकिन इस केमिकल चेंज में या इस केमिकल रिएक्शन में मास में कोई चेंज नहीं हुआ, टोटल मास में। टोटल मास इज़ कंजर्व्ड। ठीक है। रिएक्शन से पहले भी मास 18 ग्राम था, रिएक्शन के बाद भी 18 ग्राम। वो अलग बात है कि केमिकल चेंज हो जाए, केमिकल तो चेंज होगा ही क्योंकि केमिकल रिएक्शन है, लेकिन मास में कोई चेंज नहीं आता टोटल मास में। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। तो ये देखो, केमिकल रिएक्शन में एरो की जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके सब्सटेंस होते हैं, इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। जो रिएक्ट कर रहे हैं, क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। अब आपसे मैं सिंपली पूछूं, बताओ इसमें कितने रिएक्टेंट्स हैं। आप बोलोगे 2, एक हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन। प्लस का मतलब ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो 2 रिएक्टेंट है। और ये जो राइट हैंड साइड है, इस साइड जो आपके सब्सटेंस होंगे, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है। इसको कहते हैं हम प्रोडक्ट्स। तो वाटर क्या है, प्रोडक्ट। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट्स। यानी कि वो केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स, और जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, एज ए रिज़ल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो हैं प्रोडक्ट्स। तो हमेशा केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स होंगे और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होंगे। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कह रहा है, यही कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, जितने भी रिएक्टेंट्स हों, वो इक्वल होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि मास ना तो क्रिएट हुआ, क्रिएट का मतलब बढ़ जाना, ना तो बढ़ा, और ना ही मास डिस्ट्रॉय हुआ यानी कि घट जाना, ना ही घटा ना ही बढ़ा। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि एक केमिकल रिएक्शन में ना तो रिएक्टेंट का टोटल मास में कोई चेंज नहीं आता, टोटल मास रिएक्टेंट का इक्वल होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है। तो एक सिंपल सा हमने एग्जांपल भी आप देख ही सकते हो, तो बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। तो दूसरा जो लॉ है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो कि है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो आज की क्लास में आप ये 2 चीज़ें अच्छी तरह समझ जाना कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, और फिर से बता दूं, एटम्स, मॉलिक्यूल वो छोटे पार्टिकल है जिससे मैटर बनता है। ठीक है। अब फिर आपसे किसने कहा था एटम और मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क है, तो एटम तो सिंगल चीज़ है, सिंगल पार्टिकल, जबकि जो मॉलिक्यूल है वो 2 या 2 से ज़्यादा एटम का क्या है, ग्रुप है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में आप देख रहे हो कि जब भी कोई केमिकल चेंज आता है, टोटल मास हमेशा सेम रहता है। मास ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय रहता है।
तो मास रिमेन्स सेम, मास इज़ कंजर्व्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि स्टेटमेंट ये भी लिख सकते हैं, इन ए केमिकल चेंज, in a chemical change the mass remains the same or conserved। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट हो सकती है, बिल्कुल सही। जैसे कार्बन है, 3 ग्राम कार्बन को अगर हम जलाएं, लकड़ी को, लकड़ी में कार्बन होता है, ठीक है, कितने ग्राम में, 8 ग्राम, 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएं तो कौन सी गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। आप बता सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितने ग्राम बनेगी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी नो मास रिमेन सेम, टोटल मास सेम रहेगा। तो कितना है रिएक्शन से पहले, 3 + 8 11, तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितने बनेगी, 11 ग्राम। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।